देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल। सूचना क्रांति के इस दौर में बहुत से आम लोगों को आवाज मिल रही है। बहुत से नए आंदोलन बड़ी तेजी से बन और बिगड़ रहे हैं। नए नेता सामने आ रहे हैं। आज ऐसी ही एक आवाज जो कहती है पटेलों को आरक्षण दो, वही आवाज कहती है कि किसी को आरक्षण मत दो। समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर ये चाहते क्या हैं। समझना मुश्किल हो रहा है कि इनके पीछे, इनके साथ कौन खड़े हुए हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए इस समय हमारे साथ हार्दिक पटेल। आपका स्वागत है। थैंक यू। आपसे सारे सवाल होंगे, जानकार भी सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। हार्दिक, उम्र सिर्फ 22 साल, नाम हार्दिक पटेल। अपने आंदोलन से पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया है हार्दिक पटेल ने। लड़ाई है पाटीदार समाज को ओबीसी आरक्षण में शामिल कराने की। मांग तो 40 साल पुरानी है, लेकिन इसे आग की तरह फैलाया हार्दिक पटेल ने। 25 अगस्त को अहमदाबाद रैली के बाद हार्दिक के आंदोलन की आग में पूरा गुजरात झुलस उठा था। गुजरात की 20% आबादी वाले करीब 1.5 करोड़ पाटीदारों के मुखिया बन गए हैं हार्दिक पटेल। अहमदाबाद से कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने वाले हार्दिक ने शुरुआत बतौर कारोबारी की थी। अपने 4 साल के सार्वजनिक जीवन में हार्दिक कभी कांग्रेस के नेताओं के साथ दिखे तो कभी बीजेपी के विधायकों के साथ। कभी वो खुद कंधे पर बंदूक लिए दिखते थे तो कभी कार के बोनट पर हाथों में रिवॉल्वर थामे दिखे। वीरमगाम में रहने वाले हार्दिक पटेल साल 2004 में सरदार पटेल सेवा दल के सदस्य बने थे। 2011 में हार्दिक ने सरदार पटेल ग्रुप शुरू किया। बीजेपी नेता भारत भाई पटेल के बेटे हार्दिक ने पिता की ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिना पोस्टर बैनर के सोशल मीडिया के दम पर हार्दिक पटेल ने अपना आंदोलन खड़ा किया। हार्दिक, आपसे पहला और सीधा सवाल है कि आखिर आप किनके इशारों पर ये सब कर रहे हैं? एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के इशारों पर अगर कोई चलता है तो वो घोड़ा चलता है या गधा चलता है। हम तो किसी के इशारों पर नहीं चलते। जो पूरे गुजरात के 1 करोड़ 80 लाख पटेल है, उन लोगों ने बोला कि यार जॉब नहीं मिल रही। मेरे काका, मेरे चाचा ने आत्महत्या कर ली, किसान थे। बोला क्यों कर ली? तो बोलता है कि गेहूँ के भाव नहीं मिल रहे यार अच्छी तरह से। क्यों? बोला 5 बीघा एकड़ ज़मीन उसकी है, वो खुद मेहनत करता है, उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से फसल पैदा करता है, रात दिन मेहनत करता है, बारिश की चिंता नहीं करता, वो बहुत ही मेहनत करता है। लेकिन जब वो गेहूँ की कीमत लगाने की बात आती है तो वो सरकार तय कर देती है, चाहे कोई भी सरकार हो, बीजेपी या कांग्रेस। तो वो 5 एकड़ ज़मीन में वो 2 लाख का खर्चा करता है। जब गेहूँ पैदा होते हैं तो 1 लाख के ही होते हैं। क्यों? उसी प्रकार हमारी आवाज़ सिर्फ किसानों के लिए है। और हमारे जो रोजगार बेटे MBA कर लो तो निकल का सेल्समैन बन जाता है। ये पे यही है यहाँ पर, और इसीलिए हमारी आवाज़ उठी है। और किसी के कहने पर नहीं उठती आवाज़। जब हमको खुद लगता है कुत्ता काट लेता है, 14 इंजेक्शन लगा दे तो बैठ नहीं पाते, उसी प्रकार ये इंजेक्शन ही लगा है पिछले कई सालों से और बैठ नहीं पाए, इसलिए सब खड़े हो गए। और 1 2 3 लोग खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है यार चलो जाने दो, अपने स्वार्थ के लिए। जब 70 लाख लोग खड़े हो जाते हैं 60 दिनों के अंदर। जब कुत्ता काटता है तो इंजेक्शन लगते हैं। आपको किसने काटा हुआ है? किस चीज़ ने काटा हुआ आपको? ये बेरोजगार ने काट लिया, भ्रष्टाचार ने काट लिया, आरक्षण ने काट लिया, सब लोगों ने काट लिया है और बहुत ही अच्छी तरह से काटा है। पता ही नहीं चलता क्या करे इसमें। आप ये दावा करते हो कि सिर्फ गुजरात के 70 लाख पटेल नहीं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के 27 करोड़ जो पटेल हैं उनको आप संगठित करने की बात करते हो। लेकिन गुजरात में जो 2 पटेल नेता आरक्षण के इश्यू को लेकर आपके साथ चलो, एक आप और एक LD पटेल, आप 2 अगर साथ नहीं चल सकते हो, आप 27 करोड़ पाटीदारों को कैसे साथ लेके चलोगे? महत्वपूर्ण बात है, जब हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था तो महात्मा गांधी जी लड़ाई लड़ रहे थे।
भगत सिंह, गांधी जी, भगत सिंह भी लड़ाई लड़ रहे थे। सब लोग अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उन लोगों का मकसद था हिंदुस्तान को आज़ाद करना है। उसी प्रकार मैं भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, LD पटेल भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मकसद एक ही है कि हमें आरक्षण चाहिए। अगर LD पटेल हमारे साथ आते हैं तो मैं उनका पैर का पानी धोऊंगा और बाद में पी लूँगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा मुद्दा है एक ही है कि हमें आरक्षण चाहिए। वो लड़े या हम लड़े, उससे कोई बड़ा मकसद नहीं है और का इसमें कोई इश्यू की बात भी नहीं है। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, इतनी इज्जत देने की बात कर रहे हैं। पैरों का पानी पीने का मतलब ये है ना कि आप उनको इज्जत देना चाह रहे हैं। 2004 में उन लोगों ने संगठन शुरू किया था। पर मैं पूछ रहा, मेरा सवाल ये है कि अगर आप इतनी इज्जत दे रहे हैं, इसके बावजूद अगर वो आपसे किनारा कर रहे हैं, तो कभी आपने बैठ के सोचा कि हार्दिक पटेल तेरे साथ क्या गड़बड़ है कि मैं इतनी बात कह रहा हूं फिर भी वो आते नहीं है साथ में? कुछ कमी लोगों को दिखाई देती है। क्या कमी दिखाई? आज अच्छे लोग वहाँ पर जहाँ बड़ी बड़ी जगह पर पहुंचे, फिर भी हम उनको कहते कि यार वो तो अच्छा आदमी नहीं है। महात्मा गांधी जी ने प्रदेश को आज़ाद किया, फिर भी हम कहते कि यार गांधी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। जो करता है कुछ तो खामी करते हैं लोग, और जो करता है उसी की खामी होती है। अगर आप आरक्षण के आंदोलन में नहीं है तो आपकी कोई खामी नहीं करेंगे। अगर आप आ जाओगे तो बोलेंगे यार साहब जी तो वो ऐसे है वैसे है। जब आप अकेले बैठते हो अपने घर में, कभी आप सोचते हो अपने बारे में, तो आपको बड़ी अंदर अपनी क्या खामी दिखाई मेरे में एक बहुत बड़ी खामी है कि मेरी निर्णय शक्ति बहुत जल्दी लेता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि ये करना है तो फिर ये कर लेना है। मैं घर पर बैठा था, 2-3 लड़के भावनगर के हमारे, उन लोगों के फ़ोन आए, यार पुलिस इंस्पेक्टर की हमने एग्ज़ाम दी रखी है, या कुछ सेटिंग करवा दो। मैंने सोचा चलो ठीक है, यहाँ पर गुजरात में तो सेटिंग बहुत चलती है। हमने पूछ लिया एक आदमी को, तो बोला पुलिस इंस्पेक्टर के लिए 25 लाख लगेंगे। उस लड़के को मैंने कॉल किया और इस लड़के ने बोला कि 25 लाख तो मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, 25 लाख कहाँ से लाऊंगा? तो वो भी सही बात है, रोने लगा फ़ोन पर ही। हमने सोचा अगर एक बच्चा ये है तो पूरे गुजरात में कितने हो गए हमारे कास्ट में। तो सोचा ये आरक्षण की लड़ाई लड़नी, और हमने तय कर दिया कि चलो 25 अगस्त को महारैली निकालनी। बस यही मेरी सबसे बड़ी खामी है, यही सबसे मुझे नुकसान शायद कर सकती है कि मैं निर्णय शक्ति ज़्यादा ले लिया। तो करना है, जो चाहे वो कर लो सब लोग। आपने जिस आदमी से बात किया था जिसने कहा वो आपसे पैसे लेगा, क्या आपने उसके बारे में पुलिस को बताया? क्या उसकी शिकायत की? क्या वो आदमी आज जेल में है? क्या आपने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई? मुझे तो उसके लिए पहली तो बात कि मैं छोटा आदमी हूँ। अब मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब अभी तो सच बताऊँ तो मैंने आज से 3 महीने पहले दूध पीता था, अब नहीं पी रहा। मैं तब तक छोटा था। जब मैं बाहर आया, जब दुनिया के बारे में पता चला कि भाई यहाँ तो ये है। हम 2011 में संगठन चला रहे थे, उस दौरान भी भ्रष्टाचार के लिए लड़ने का पूरा प्रयास किया। किसानों के लिए कम से कम 45 दिन हम लड़े। जो यहाँ पर मारुति आई थी, मारुति का शोरूम, उस वक्त हम बहुत लड़े थे और हमने कैंसिल भी करवाए उस वक्त मोदी साहब जी थे, उनके खिलाफ लड़े हुए थे। आज जो ये मुद्दा है हमारा आरक्षण का, अगर इसमें हम सफल हो जाएंगे तो सच में हम जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ने वाले हैं। भाव सही लगाइए। आप एक बार लगाते हैं भाव तो महात्मा गांधी बन जाते हैं। दूसरे सवाल में आते नहीं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आप हार्दिक पटेल हैं, वहीं रहिएगा। नरेंद्र मोदी यहाँ 15 साल तक चीफ मिनिस्टर थे, तब तो आपने बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाई, और आवाज़ उठाई तो बहुत छोटे लेवल पे उठाई। ये जो भ्रष्टाचार के जो कुत्ते ने काटा या इसके कुत्ते ने काटा, ये तो तब से काट रहे थे आपको, आज से तो पहली बार नहीं काटा। क्या आपको नहीं लगता है कि ये आरक्षण के नाम से एक कोई सोची समझी राजनीतिक चाल है कि मोदी के 1 साल में मोदी थोड़े से कमज़ोर हुए, कमज़ोर मुख्यमंत्री बैठा हुआ है गुजरात में, ऐसे में एक विद्रोह किया जाए उसके खिलाफ, और कुछ भाजपा के लोग भी इसमें साथ दे रहे हैं, कुछ संघ के लोग भी जो मोदी के नाराज थे वो सब साथ है। तो आपको नहीं लगता कि किसी सोची समझी साजिश के तहत आपके पूरे आंदोलन का उपयोग किया जा रहा है? पहली बात कि मैं 22 साल का हूँ, मैंने एक बार वोट किया है, और वो सच बताओ तो मुझे भी नहीं मालूम मैंने किसको किया है। एक बार वोट किया, और मुझे जो सही लगा मैंने किया। मैं किसी के मुख पर या किसी की दूरी पर चलने वाला आदमी नहीं हूँ, ये पहली बात। और ना मेरा किसी नेता के साथ रिश्ते है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेरे संबंध है, ये है ही नहीं उसमें। और जब मोदी जी यहाँ थे तो फिर ये आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन सही तौर पर प्रतिनिधि नहीं मिला था। वो पॉलिटिशियन बन जाता या किसी के दबाव में दब जाता था। ये आंदोलन सर इसलिए चला है कि इसमें ना कोई बड़ा है, इसमें जो भी आंदोलन वो 30 साल से छोटे हैं, और उसको ना किसी की फिक्र है, और इसीलिए आंदोलन इतनी वायु वेग से इतना पूरे गुजरात में चला गया। आपने कहा कि आपको पता ही नहीं कि आपने किसको वोट दिया था। क्या मतलब आप इतने अनजान हैं, या आप बताना नहीं चाहते हैं, या आपको लगता है कि आप बताएंगे तो ये पता चल जाएगा कि आप पहले किसके साथ थे? हमारे जो सीट है साहब जी, वहाँ से 17 लोग चुनाव लड़े थे उस बार, और वो 17 लोग में जब कहते हैं कि पहली बार जाता है तो छोटा असमझ होता है, मैं उस वक्त असमझ में था। मुझे पता ही नहीं चलता था राजनीति क्या होती है, वोटिंग क्या करना है। सब लोग चलते थे तो हम भी चल गए, चलो भाई चलते। उस वक्त तो कुछ
आपको निशान याद है, कौन सा निशान था? तीसरे नंबर पर था, इतना मालूम है। मालूम नहीं किसको दिया। अब जाऊंगा तो ध्यान से देखूंगा, पहले नंबर पर बीजेपी है, दूसरे नंबर कांग्रेस है। अब ध्यान से दूंगा ताकि लोगों को बता पाऊंगा मैंने इसको वोट दिया है। हार्दिक, आपने अहमदाबाद में एक बहुत बढ़िया रैली की, 8 से 10 लाख लोग आए और बहुत बड़ी प्रभावशाली रैली थी। लेकिन इतने दिनों से आप जो बात कर रहे हैं हम ध्यान से सुन रहे हैं। एक टाइम आपने बोला कि आपका परिवार पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कभी आपने भी बोला कि शायद आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप बोल रहे हो आप किसी पार्टी के साथ नहीं हो। फिर आप रैली में बोलते हो कि मैं 2070 में कमल को खिलने नहीं दूंगा, नंबर 1। कभी आप गांधी जी की बात करते हो, कभी आप सरदार की बात करते हो, अहिंसा की बात करते हो, और उसके साथ साथ आप नक्सलवाद की भी बात करते हो। कभी आप केजरीवाल की बात करते हो, कभी नीतीश कुमार की बात करते हो, कभी बाला साहब ठाकरे की बात करते हो। इस सबकी जो विचारधारा है एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा नहीं लगता है कि आपके अपने वचन और आपके जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है और आप एक कन्फ्यूज्ड विचार सरणी के साथ इस आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं? आप ही ने एक हाल में बात कही है, वो सुनवा देना चाहता हूँ। कमल उगेगा नहीं कभी। सही बात है, इसमें क्या गलत कर दिया? अब तो उगेगा भी नहीं। हम अभी भी कह रहे हैं अब तो उगेगा भी नहीं, क्योंकि जिस तरह बच्चों को मारा है ना सर जी, घर में घुसकर मारा है, ऐसी हिंदुस्तान की पुलिस नहीं होती कि बोलती कि आरक्षण चाहिए तो माँ बहनों को भेज दीजिए। 1 लाख गाड़ी के कांच तोड़े हैं। अगर बाहर खड़ी हो गाड़ी और हम कुछ पुलिस के लिए कुछ गलत कर दे तो वो कांच तोड़े या मारे हमें, तो हम सही तौर पर उसके स्वीकार लेंगे। अगर घर में घुस जाता है बेटा, घर में से वापस बाहर निकालते मारते हैं। आपने वीडियो देखी होगी शायद, पत्थर मारकर 1 लाख गाड़ी के कांच तोड़े हैं। गवर्नमेंट ने ना शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया, फिर भी मार दिया। तो मतलब ये है कि गवर्नमेंट का पुलिस पर नियंत्रण है ही नहीं। तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि इस पे हमने देखा कि गुजरात का जो हाई कोर्ट है उसने भी बहुत खरी बात कही है। देवेंद्र जी का सवाल है, उस पर आप क्या कहते हैं? हमारे पापा 2001 में बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे और उस वक्त हमारी सीट पर आनंदी बहन इलेक्शन लड़ रही थी और उस वक्त हमारी सीट के बिस्तर में ना किसी पर गाड़ी थी और इस वक्त पापा के पास उस वक्त जीप थी और बहन उसी में साथ घूमते थे और पापा ने बहुत ही, और कम से कम 3 साल तक, अभी 3 साल पहले तक वो राखी बेचती थी। इसीलिए हम फौई बुलाते हैं उनको और आज भी बुलाते, फौई है हमारी। हम किसी पार्टी के साथ नहीं है। हाँ, हमें अच्छी लगती है बीजेपी अच्छी लगती है, लेकिन उसके अंदर जो लोग हैं वो अच्छे नहीं लगते। हाँ, मैं नीतीश कुमार की क्यों बात कर रहा हूँ, वो मेरे समुदाय से, इसलिए मैंने उनकी बात की। मैंने जनता दल की बात नहीं की कि जनता दल हमारा है, ये नहीं। हमने कहा नीतीश कुमार हमारा है। बाला साहब ठाकरे की बात की, यार मजबूत आदमी थे, वो जो बोलते थे कर देते थे, इसीलिए हम बाला साहब ठाकरे को कहते यार अच्छे आदमी है। हमने ये कहा केजरीवाल की विचारधारा अच्छी है, उसकी ब्लूप्रिंट अच्छी थी, लेकिन वो कर नहीं पाए कुछ। बस उसी तरह हम अलग अलग बात इसलिए करके सब में से कुछ सीखने को मिलता है। साहब जी अच्छे पत्रकार हैं, किसी को सवाल करते तो यार कितने अकड़ू आदमी लग रहे थे, आज सामने आज यार कितने मौजे आदमी। सर को पूछा, देखते इतना हाफ पीस था यार, इतना कितने पतले, आज सामने आज अच्छा लगा यार कितने अच्छे आदमी, हैंडसम बॉय। उसी प्रकार के सब लोगों की हम बात करते हैं, लेकिन जब साइड पे आते हैं तो अच्छा यार ये सही है। चलिए, आपने मुझे हैंडसम बॉय कहा, उसके लिए आपको थैंक यू है। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये आप बात को घुमा बहुत देते हैं, समझ में बड़ी मुश्किल से आती है। अभी आपने कहा कि कमल नहीं उगेगा, उसी सवाल में आप आगे बोल रहे हैं कि नहीं बीजेपी हमारी अपनी पार्टी है, बीजेपी हमें अच्छी लगती है। तो क्या मतलब क्या है, आप नहीं भी उगेगा और अच्छी भी लगेगी? एक आम का बॉक्स होता है सर जी, इसमें 100 आम होती है और अगर एक आम खराब हो जाए तो उसे प्यार से निकाल देनी चाहिए, वरना 99 आम को खराब कर देगी। उसी प्रकार यहाँ पर जितने भी खराब लोग हैं, मैं वही कह रहा हूँ, अगर जिस व्यक्ति का जो स्टेट की सबसे बड़ी व्यक्ति है उसका पुलिस पर नियंत्रण नहीं होता, और जब पुलिस ये करती है और वो बोलते हैं कि यार पुलिस ने जो किया अच्छा काम किया, 8 लोगों को मार दिया सर, 9 लोगों को, फिर भी हम कहते कि यार अच्छा काम किया। उसीलिए हम कहते कि बीजेपी अच्छी है, उसमें जो लोग हैं वो खराब, और इसीलिए मैं आम का उदाहरण पहली रैली से देता हूँ, आज तक दो, खराब है तो फेंक दो उसको। क्या आप ये कह रहे हैं कि आनंदीबेन पटेल को हटाइए, नया मुख्यमंत्री बनाइए और हमसे बात कीजिए, हम बीजेपी के साथ हैं? हम वही बात कर रहे हैं कि आनंदीबेन पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दे, उन पर कार्यवाही कीजिए। हाईकोर्ट कर रही है सर, इस गवर्नमेंट नहीं कर रही। स्टैंड क्लियर से आपका मतलब क्या है? स्टैंड क्लियर से पहला मतलब है कि हमने अभी जो वक्त चल रहा है उसमें हमने आरक्षण को साइड में कर दिया। अभी आरक्षण हमें नहीं चाहिए, हमें
जो GMDC ग्राउंड पर जितने भी पुलिस वाले थे उन सबको पहले सस्पेंड कर दो, क्योंकि वो अगर आपकी बिना इजाज़त जो लोग हैं हमला कर देते हैं, और उस वक्त जब रामदेव जी बैठे थे रामलीला पर तो बहुत उछल कर चल बसे से उठ पर कि यार कि कोई संत बैठा है उसको ऐसे मारते, तो हम तो देश के बच्चे हैं, देश की भविष्य है, अच्छे काम के लिए बैठे तो हमको मार दिया। और सर जिस तरह से मारा है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं वैन में बैठा था और बंदूक की टस से मुझे हम लोगों को मारा था। हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि अगर आनंदीबेन पुलिस वालों को, दोषी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दें तो हार्दिक पटेल बीजेपी के साथ हैं, ये आप मुझे कह रहे हैं। जी ब्रजेश, आप अपना सवाल पूछिए। आप एक बार नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं, दूसरी तरफ उनकी तारीफ करते हैं कि बड़े मजबूत नेता हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अभी तक उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है जिसकी वजह से तारीफ की जाए, तीसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आप गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं, चौथी तरफ आप ये कहते हैं कि आप भगत सिंह का रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। तो आपके पीछे जो लोग हैं, आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिनके रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आप उनको भी कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो है आपका कंफ्यूजन उनको भी परेशान करेगा कि वो क्या रास्ता अख्तियार करें। एक्चुअली कंफ्यूजन तो कोई नहीं होता सर जी। जब यहाँ से कोई जाता है और कहता है कि यार हिंदुस्तान के बॉर्डर पर कोई अगर हिंदुस्तान के किसी आर्मी का सल ले जाए मैं 2 ले आऊँगा, क्या मजबूत बात की यार, बहुत ही मजबूत सी बात थी, इसलिए हमने उनको मजबूत कहा। आज वहाँ गए, जो पहले होता वही हो रहा है यार, क्या नहीं आता है यार, हम वही बात करें। और हमारे निवेदन सर जी, किसी को आज तक बुरे नहीं लगे, बुरे लगते हैं 25 तारीख तक किसी को कुछ लगा ही नहीं। किया हार्दिक बात करता है यार, हार्दिक की बात ही अच्छी लगती है, हार्दिक जो कहता है वो 70 लाख लोग कर लेते हैं। 25 तारीख चल जाती है तब यार हार्दिक तो बुरा आदमी यार, हार्दिक के तो पुतले जलने लगते हैं। हमने सर 2002 में किसी व्यक्ति के पुतले बहुत जलाए थे, बहुत सारे। आज देश का सबसे बड़ा नेता हमने उसको बना दिया है। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे निवेदन किसी के लिए गलत नहीं, हम सही कह रहे हैं, हम छोटी समझ से, लेकिन किसी को तो अच्छा लगता है। और इसीलिए आज मेरे लिए सब लोग बाहर नहीं आए, मैं तो सबको अच्छी एक दिशा दे रहा हूँ कि भाई यहाँ से चलो, और सब लोग चले जाते, क्योंकि वो कहते कि ये हार्दिक बोल रहा है अच्छा है, मैं असमझदार हूँ लेकिन मैं पूरा साफ हूँ, बस इतना मुझे मालूम है। आप समझदार क्यों नहीं बनते हैं? अभी छोटा हूँ ना, 22 साल है सर जी। कब, किस उम्र तक आप समझदार बनेंगे? 24 साल को। 24 पे हो जाएंगे आप समझदार? 24 साल को हो जाऊंगा। चलिए, 2 साल बाद आप समझदार होंगे। बिल्कुल। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप आरक्षण विरोधियों की जो लॉबी है देश में, उसका मोहरा बन रहे हैं? क्योंकि आपका आंदोलन जिस तरह से चल रहा है वो धीरे धीरे उसी ओर जा रहा है कि आरक्षण का बोझ इतना बढ़ जाए कि उसको ख़त्म करना पड़े और इस देश से आरक्षण ख़त्म हो जाए। आप आरक्षण चाहते हैं या आरक्षण खत्म कराना चाहते हैं? पहली बात कि मैंने आरक्षण हटाने की बात आज तक नहीं कही, आज तक नहीं कही। अगर उसी 27% में लोग बढ़ते गए तो कितने लोगों को क्या मिलेगा? वो 27% में अभी 147 कास्ट है, 147 कास्ट, अगर उसमें एक कास्ट चली आती है 148 तो उसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता सर। पर ये जो ओबीसी कमीशन है, क्या आपने वहाँ पर अप्लाई किया है? क्योंकि उनकी 11 शर्तें हैं और जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि उनमें से एक भी शर्त आप पर नहीं लागू होगी जिस तरह की शर्तें ओबीसी कमीशन के लिए बनी हुई। क्या आपने उसका विस्तार से अध्ययन किया है या आप में से किसी लोगों ने किया, आपके किसी सहयोगी ने किया है उस पर अध्ययन? रात को 3:30 बजे किसी आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है साहब जी। क्या आपको नहीं लगता है कि ये तो एक अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट, इतना बड़ा दिल है उसका, न्याय की भावना सुप्रीम कोर्ट में इतनी ज़्यादा है कि फांसी से पहले वो उसकी हर आखिरी बात सुनकर उसका जवाब देना चाहता है, ताकि कोई ये कहने वाला न हो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में बिना पूरी बात सुने एक फैसला दे दिया। ये तो एक अच्छी बात है, आपको गर्व होना चाहिए कि हमने उसकी हर एक बात को सुना और उसके बाद कहा कि आपकी सज़ा फांसी है और सुबह नियमित समय पर, नियत समय पर उसको फांसी हुई। पहली बात सर जी कि आप सब बड़े लोग हैं और कि कहीं पर मेरी बात गलत लग जाए तो हमें माफ करना। नहीं गलत नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। पूरे देश के सामने ताज में 180 लोगों को मार देता है आदमी, 4 साल तक उसे बिरयानी खिलाते हो, अमिताभ की फिल्में दिखाते हो, बाद में उसे अच्छी तरह से वही तौर तरीके से अच्छा साफ सुथरा कर उसको सेविंग करवा कर फांसी पर लटका देते हो। हम ये कह रहे हैं कि 70 लाख लोग जब रोड पर आते हैं और उसके भविष्य की चिंता सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए और संविधान में चेंज हो सकता है, लेकिन 70 लाख लोग निकले साहब जी, वो तो गलत नहीं हो सकते।
अगर देखो पिछले 10 साल के अंदर गुजरात में कितने किसानों ने आत्महत्या की, सबसे ज़्यादा पटेल है साहब जी। पिछले 10 साल के अंदर कितने पटेल युवाओं को जॉब मिली है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 गवर्नमेंट के अंदर? देखो सर, किसी के बच्चे के पास नहीं है। आज लोग अच्छी MBA डिग्री ले लेते हैं, अच्छी अच्छी BCA MCA डिग्री ले लेते हैं, वही लड़का 2 बीघा या 2 एकड़ के जमीन वही गाँव में साहब जी उसी प्रकार वो खेती चलाता है। लोग उसे पूछते हैं क्या कर रहा है, मैं खेती कर रहा हूँ। क्यों? मुझे जॉब ही नहीं मिल रही। 1 से 12 कक्षा तक जब हम 4 या 5 कक्षा तक साथ में रहते हैं, हमें नहीं पता चलता कि ST SC OBC वाला है। हम सब भाई बनकर रहते हैं। जब 5वीं साल में 5वीं कक्षा में आते हैं तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है 6,000 की, 6,200 की। हमें नहीं मिलती। हम घर जाकर पूछते हैं जो छोटे कि पापा वो अमित चौहान को मिली साहब जी, उसको 6,200 की, हमें नहीं मिली। तब उसको जाके लगता है यार ये तो ST वाला है, यार ये तो SC वाला है। हमें से विभिन्न होता है ये देश। और सब ये आरक्षण वजह से ये कह रहे हैं कि जब बाबा साहब आम्बेडकर ने, हम उनको नमन करते हैं। आज भी हमारे रैली में जहाँ जब बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा, उनको फूलहार देते कि इस व्यक्ति ने इस देश के बंधारण को सही तौर पर लगाया था। लेकिन इन पॉलिटिशियन ने उनका अपमान कर दिया। उन्होंने 10 साल तक कहा था, हम लोगों ने तो 60 साल तक लगा दिया। गुजरात में जो कमीशन है जहां अप्लाई करेंगे तब ये OBC बनेगा, वहां पे अप्लाई करने की सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे। पूरी लीगल टीम बनी हुई है सर जी, उसके लिए 13 वकील है और पूरा डेटा तैयार हो रहा है। हाँ। ये जो बिरयानी वाली बात जो आप बार बार कहते हैं, उज्जवल निकम जो उनके वकील रहे, उन्होंने कहा कि ये उन्होंने कह दिया था, ऐसी बिरयानी वाली बात है नहीं। हार्दिक CM पटेल है, 8 मंत्री कैबिनेट के पटेल है, आपके जो अफसर हैं 2 जॉइंट पुलिस कमिश्नर पटेल है। मतलब ये कैसा विरोधाभास है? और आपको नहीं लगता कि आप बड़े स्वार्थी है कि पूरे गुजरात को आप बांटने चले हैं? आज तक मैडम जी पटेल ने किसी ज्ञाति का आज तक विरोध नहीं किया। आज तक कभी पटेल ने ये नहीं बोला कि ये समुदाय ऐसा है, ये समुदाय, आज तक इसका इतिहास गवाह है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, आपको मालूम है 1981 में, 1985 में आपके पिताजी भी उसमें शामिल थे। तब एक आंदोलन हुआ था, उसमें पाटीदार बहुत प्रमुखता से थे, रिजर्वेशन दिया गया था, उसका उन लोग विरोध कर रहे थे। तब तो विरोध किया पटेलों ने? किया, लेकिन उस वक्त मैं नहीं था। आज तक नहीं करते? उस वक्त मैं नहीं था। अच्छा, आप नहीं थे, चलिए ठीक है। हार्दिक भाई कहते हैं मेरी मर्जी, जो मैं कहूँगा, मैं सोचूंगा वो सच है। नहीं होना चाहिए। बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अगर मैं कहता हूँ कि ये करना और सब लोग करते तो सब लोग मूर्ख है। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो चतुराई से बोलता हूँ चलो ये कर दो, और सब लोग करते वो मूर्ख है। लेकिन उन लोगों को लगा है मैडम जी कि ये सही है। सही बात बता दूँ, ST SC OBC अगर गवर्नमेंट के लाभ लेकर वो कलेक्टर बन जाते हैं, उसका हमें कोई विरोध नहीं है। अगर देश के विकास में वो कलेक्टर बनता है, हमें अच्छा लगता है, यार अच्छा है अपना भाई कलेक्टर बन गया है। उनका बेटा ST SC OBC का लाभ लेकर मैजिस्ट्रेट बन जाता है, यार अच्छी बात है। चलो किसी कलेक्टर का बेटा मैजिस्ट्रेट तो बना। बात आपने और कही है, अभी हम गांधी के मार्ग पे चलने वाले। मेरा पहले भी अभी गांधी है, तब तक गांधी रहने दीजिए। भगत सिंह बनेंगे जब जरूरत पड़ने पर। थैंक यू। अपनी मांग पे आप कायम है? बिल्कुल कायम है। 100 रुपये मांग रहे हैं, गवर्नमेंट से 50 देंगे तो थोड़े ले लेंगे, 100 पे 100 लेंगे। क्या बहुत गुस्सा हो गए थे आप इस पे? ये सही है ना, उसमें क्या गलत है? मैं तो वही कह रहा हूँ। पर आपको ये मालूम है कि गुस्सा आना अच्छी बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मुझे वो याद आ गया, सर ने जो बोला नक्सलवाद वाली बात याद आ गई। अब उसके बारे में बता देता हूँ। किसी को नक्सलवाद बनना नहीं चाहिए, आज कोई नहीं बनेगा। लेकिन घर में आकर किसी बहन को हाथ खींचकर बाहर लाते हो, वहाँ हाथ लगाते हो, और जब उसका बेटा सोचेगा यार क्या कर दो, बैठ जाता हूँ, चलो पुलिस वाला है मारने दीजिए, ये नहीं। जब बहन की हाथ पकड़ता है तो उसका हाथ काट देना चाहिए। और तब लोग बोलते हैं कि ये तो नक्सलवाद है। यार नक्सलवाद बनते कोई नहीं है, उसे मजबूरी से बनना पड़ता है अपने देश के लिए या फिर अपने परिवार के लिए। और सर ने बोला मेरी नक्सलवाद की भाषा नहीं है सर जी, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने 2012 में भी अपने विस्तार विरंगा में मंडल में अपने बहन बेटियों की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे। हमने बहुत लोगों को मारा भी है। अगर जो हमारी बहनों को सामने देखेगा और उसकी ख़राब तरीके से बातें करेगा तो उनको हम मारेंगे, चाहे कोई भी हो। और अभी आपने बात कही, मैं आपसे 100 रुपये मांग रहा हूँ, हक की बात है इसलिए मैंने आपसे 100 रुपये मांगे, और आप 50 रुपये दोगे कि ले ले यार, तो मैं क्यों लूँ? मेरा हक है, मुझे 100 लेना है आपसे, तो 100 ही दो। हमने उनसे मांगा OBC, हमने उनसे मांगा पटेल विकास लक्ष्य योजना मांगी, और वो बोल रहे 700 करोड़ दे दो यार। हमारी वैल्यू इतनी है, 1 करोड़ 80 लाख है, 100 रुपये बांटने में भी नहीं आते 700 करोड़। मुझे वहाँ पर जाकर इतना ही पता चला कि हम बहुत दुखी है
और हम जो बात करते हैं ना बड़ी बड़ी, वो मुझे नहीं मालूम सर जी इंग्लिश आते हैं मेक इन इंडिया और वगैरह वगैरह वाइब्रेंट वाली, ये नहीं है इस हिंदुस्तान में। आपको नहीं लगता कि देश में कायदा कानून होता है, एक न्याय व्यवस्था है, पुलिस है, वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए? अगर आप इकट्ठा हो जाएं पटेल, और भी देश में बहुत सारे समुदाय हैं, सब एक दूसरे को काटेंगे, वो आपको काटेंगे, फिर देश बचेगा? फिर आप बचेंगे कहीं? हम इसीलिए आरक्षण मांग रहे, सब साथ में रहते, सब प्यार से भाई भाई बनकर, या हम भी आरक्षण वाले, चलो आ जाओ हम साथ में बैठते। नहीं, पर मैं मार पिटाई वाले सवाल पर हूँ कि मैं हाथ काट दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, मैं बंदूक मार दूंगा, गोली मार दूंगा, ये कैसी भाषा है? उसमें गलत तो मैं नहीं मानता कि वो होना चाहिए। अगर आप न्याय व्यवस्था की बात करते, अगर मैं वो बोलूँगा तो मुझे बाहर जाकर आज से 2-3 साल बाद पुलिस वाले परेशान करेंगे, और उसमें मैं डरता भी नहीं। अगर देश में कोई सरेआम किसी को गोली मार देता है और उसके बाद सर वो खुलेआम रहता है यार किसी के नेता के बलबूते पर, हमें उसका विरोध है। ये न्याय व्यवस्था नहीं है इस हिंदुस्तान में, और उसको हमें स्वीकारना पड़ेगा। जिस दिन हम स्वीकार लेंगे कि इस देश में न्याय व्यवस्था नहीं है सही तौर पर, हमारी बहन बेटियों पर 10-10 लोग रेप कर लेते, साहब जी ये कहाँ पर न्याय व्यवस्था है? वो फिर भी घूमते रहते, और जो 10 लोगों में से रेप करता है, इसमें कोई अगर 17 साल का निकल जाता है, यार वो तो 17 साल का छोटा बच्चा है। ये हमारी न्याय व्यवस्था है यहाँ पर। तो हार्दिक पटेल, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसी स्थिति आपको लगती है तो आपको न्याय व्यवस्था ठीक करने के लिए लड़ना चाहिए। आपको सामने आके लोगों को संगठित करके उनको कहना चाहिए कि हम अपने लोगों को भेजेंगे, हम अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, उस हिसाब से चलाएंगे। आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि हम गोली मार देंगे। कि आपने कहा AK-47 चाहिए आपको? नहीं, हमने कहा ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहा था। अगर इस देश में AK-47 या गन के लिए अगर अप्लाई हो सकता है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। AK-47 के लिए आप गन चाहते हैं देश में? चाहिए, सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। आपने कभी इस पर विस्तार से पढ़ा है अमेरिका में क्या हाल है? हर साल वहाँ 12,000 साढ़े 12,000 लोग मारे जाते हैं, 51,000 वहाँ घटनाएं होती हैं। पूरी एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई अमेरिका में कि क्या गन इतनी आसानी से मिलनी चाहिए। क्या आपने उसके बारे में कभी पढ़ा है, सोचा है, समझने की कोशिश? अमेरिका में हर एक व्यक्ति के पास गन है और 12,500 लोग मरते हैं। यहाँ पर नहीं है और किसी के पास कट्टा है। हमारे हिंदुस्तान की बात में कितना लोग मरते हैं? नहीं, पर आपने इस बारे में पढ़ा है विस्तार से? आपने जानने की कोशिश की है? क्योंकि इसकी बहुत सारी वजह हैं दोनों तरफ से कि होनी क्यों चाहिए और नहीं होनी क्यों चाहिए। नहीं, पढ़ा नहीं है सर जी। BCom कंप्लीट किया, आगे आगे पढ़ने वाला हूँ। जब तक जरूरत पड़ जाएगी तो उस दिन मैं कहूँगा मैंने जो बयान दिया था वो शायद मुझसे गलत हो गया था। आज जो खास तौर से पाटीदार के जितने गांव हैं, उस गांव में जो पिछड़े लोग हैं उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, वो व्यवहार तो आप जिस बात कर रहे हैं उससे मिलता जुलता नहीं है। वहाँ उन लोगों को मंदिर में भी आने नहीं दिया जाता है, और सामाजिक स्तर पर कई अन्याय ऐसे किए जाते हैं। तो आप सामाजिक न्याय की बात किस तरह से कर रहे हैं? एक मैं आपको उदाहरण दूं। यहाँ का एक फेमस राइटर है, राघवजी मादड़ उसका नाम है। वो बहुत एक अच्छा नॉवेलिस्ट भी है, कॉलमिस्ट भी है। और वो जब उसने गांधीनगर में और वो दलित एक सोसाइटी में, हाँ जी दलित है वो, उसने एक सोसाइटी में अपना एक बंगलो बुक करवाया था। बाद में किसी को पता चला कि ये तो दलित है, उसको पैसे वापस दिए गए और उसको वो नहीं दिया गया। कौन सी साल की बात है सर जी? साल 3-4 साल हो गए हैं। अच्छा, आज से 20 साल पहले ये होता था और उसको पूरा देश जानता है कि भाई ये होता है। बेचारे अपने पिछड़े लोग होते हैं, उनके ऐसे व्यवहार उनसे किए जाते थे। लेकिन सौराष्ट्र में सर जी हमारा विरंगांव का एरिया स्टार्ट होता है, वहाँ से जितनी भी सारी जमीन है वो सब जमीन हमारे दलित भाई उसे संभालते हैं। नहीं, मगर मंदिर में तो आज भी नहीं जाते हैं वो। सर सही तौर पर बताओ तो उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि आज मैं जहाँ पर अहमदाबाद में रहता था तो मेरे साथ ही मेरे वहाँ पर विरंगाम के लोग दलित भाई मेरे साथ रहते और हम साथ में जो जलाराम मंदिर है वहीं सब हम साथ में जाते थे। आज तक मुझे ये नहीं मालूम, और ये तो ओपन फैक्ट है सभी जगह। तो आप ये मालूम नहीं है, पर आप क्या ये कहना चाहेंगे इस शो पर कि अगर इस तरह से दलितों को मंदिर में आने से रोका जाता है तो वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये गलत है? बिल्कुल, राम उनके भी और हमारे भी है। गुजरात में 3 बड़ी कंपनियां हैं, जायडस कैडिला, दूसरी निर्मा है और तीसरी सुजलॉन। हाँ, ये तीनों बड़ी कंपनियां पटेलों की कंपनियां हैं। क्या आप इनमें रिजर्वेशन पटेलों के लिए मांगने के लिए कुछ आंदोलन करेंगे? उसमें रिजर्वेशन के लिए
आपने कहा ना प्राइवेट सेक्टर में आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हाँ, मिलना ही चाहिए। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप आंदोलन करेंगे क्या इसके लिए? हाँ करेंगे, क्यों नहीं। कि वो जाइडस वाला हम पर वो सिक्का लगा कर बैठा कि मैं तुम लोगों का बाप हूँ, नहीं आने दूंगा, उसमें भी घुसेंगे। और हमारा हक है कि हमने उसको इस समाज में हो रहा है और उसको हमने इतना बड़ा बनाया इस समाज में, तो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई पटेल लोगों को अच्छी तरह से देना चाहिए। हार्दिक भाई, आप आरक्षण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता बनने के लिए दिल्ली गए थे कुछ दिन पहले। वहाँ पे एनसीआर गुर्जरों का जो आंदोलन संरक्षण समिति है, जो उन्होंने आपको घास निकाला और वहाँ से इस तरह से कह के निकाला कि जब राजस्थान में आंदोलन चल रहा था, गुर्जर आरक्षण आंदोलन, तब आप एक दिन भी वहाँ नहीं गए थे। वहाँ पर 71 लोग मारे गए थे, काफ़ी नुकसान हुआ था। अब आप उनसे सपोर्ट लेना चाह रहे हैं? वहाँ पर जो हुआ था वो सही तौर पर ये हुआ था कि जब सभा चल रही थी उसमें जाट भाई आया हुआ था और जाट भाई खड़ा होकर बोला कि जब जाट लोग आरक्षण मांग रहे थे तो गुज्जर ने हमें सपोर्ट नहीं किया, आज जब पटेल मांग रहे तो गुज्जर उनको सपोर्ट कर रहे। कितने पैसे दिए पटेलों ने? यही चीज़ हुई थी वहीं। क्या समझ में आया दिल्ली जाकर जब आप इन सब लोगों से मिले? मुझे वहाँ पर जाकर इतना ही पता चला कि हम बहुत दुखी है और हम जो बात करते हैं ना बड़ी बड़ी, वो मुझे नहीं मालूम सर, जो इंग्लिश आते हैं मेक इन इंडिया और वगैरह वगैरह वाइब्रेंट वाली, ये नहीं है इस हिंदुस्तान में। अमीर अमीर बनता गया, गरीब गरीब बनता गया। जिसके पास 2000 करोड़ रुपए है उसके पास 4000 करोड़ रुपए हुए, जिसके पास 200 रुपये उसके पास सिर्फ 120 रुपये बचे हैं। आप इतनी अपनी समुदाय के लोगों के लिए नौकरी की क्यों बात कर रहे हैं? पटेल, यूं पटेल ही क्यों, पूरे गुजरात के काफ़ी लोग देश विदेश में गए हैं, बहुत अच्छा काम किया अपने लिए और देश के लिए भी बहुत अच्छा काम किया बिना सरकारी नौकरी के। यहाँ का यहाँ नौकरी के भरोसे नहीं बैठे हैं वहाँ। हाँ, लेकिन मैं वही बात करूँ, यहाँ जो है वहाँ पर ये नहीं है। और हम जॉब की इसलिए बात करते हैं साहब जी, अगर इसकी पूरी डिटेल हम निकालें तो क्या होता है मालूम है? जॉब कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं है इस गुजरात, हिंदुस्तान में नहीं है, चलो गुजरात में नहीं है। जब बेटे की जॉब की बात है, कहीं पर चुप खुला लग जाता है गवर्नमेंट में तो बोलते हैं फिक्स रेट 50 लाख रुपए सिविल इंजीनियरिंग के लिए। मैं वही बात कर रहा हूँ, हम जॉब की क्यों बात कर रहे हैं? हम जॉब की क्यों बात कर रहे हैं? वही बात कर रहा हूँ। चिपकी पड़ी है, अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं क्रिएट हम कर रहे हैं? हम वही बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं, बीकॉम किया, बीएससी है, सब किसी के पास नौकरी नहीं है। यहाँ तो पैसे की बात चलती है और गरीब है हम लोग। और 5 या 10% लोग अमीर होने से पूरा समाज अमीर नहीं हो जाता। आज 5% लोग हमारे डायमंड व्यापारी, बिजनेसमैन अच्छे अच्छे हैं, हम मानते हैं वो 4 करोड़ का किसी का सूट खरीद लेता है। हमारा आदमी है बहुत ही अच्छा, मजबूत है। वो कोई लोग है अच्छे अच्छे मिनिस्टर है, वो R&B का पूरा बिजनेस कर लेता पूरे हिंदुस्तान में, क्या पैसे वाला बन गया। सर, इस गुजरात का मिनिस्टर का बेटा बोल रहा है कि यार मुझे आरक्षण की वजह से, आरक्षण न मिलने की वजह से मैं खुद इंजीनियर नहीं बन पाया। ये गुजरात का मिनिस्टर का बेटा बोल रहा है, सूरत का। इसीलिए हम जॉब मांग रहे हैं। और सर सच बताए तो इस गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगार पटेल युवा है और उनकी शादी नहीं हो रही। तो क्या आप कह रहे हैं कि शादी की समस्या हो रही है हार्दिक पटेल को? नहीं, मुझे तो नहीं हो रही है। 22 साल का हूँ, शादी अभी से शादी कर लूँगा मैं। नहीं, अभी तो देर रखे, थोड़ी देर रखते हैं। और इस जिसकी शादी नहीं होती बहुत आगे चला जाता है यहाँ पर। रोजगार मिल जाए। ये एक आपने जो बात कही कि डायमंड की जहाँ पर सफाई होती थी, कटिंग होती थी, पॉलिशिंग होती थी, वो बंद हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत छोटे और मध्य के जो उद्योग हैं, 2,61,000, हज़ारों उसमें बंद पड़ रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आप उनके बारे में बात उतनी नहीं कर रहे हैं जितनी आप रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आज अगर हार्दिक पटेल के साथ लोग जुड़ रहे हैं तो इसलिए वे जुड़ रहे हैं कि वहाँ से त्रस्त हैं, वो लोग इस तरफ आ रहे हैं। हम वही बात करें कि सर मैं जिस समुदाय से हूँ पहले मुझे उसके लिए लड़ना चाहिए। साहब जी ने बोला कि आप पूरे 27 करोड़ लोगों को एक करने की बात कर, लेकिन आप 2 ही एक नहीं हो। सही बोला ना उन्होंने। तो उसी पर पहले मैं अपने समाज की बात करूँगा, समाज को सही तौर पर जो हक की बात है वो दिलाऊँगा। और मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आरक्षण मेरे समाज को मिल जाएगा, मैं उसी तरह वो विरंगा में जो मेरा वाटर सप्लाई का बिजनेस है वहीं चला जाऊँगा। जब मुझे लगेगा कि हाँ ये इतने बाद भी एक प्रॉब्लम आ गई है और वो देश की प्रॉब्लम है, तो फिर हम आ जाएंगे, चलो यार लड़ना है कुछ। हमें कोई नेता बेता नहीं बनना साहब जी, और ना हम नेता बनने आए। नहीं, आप नेता नहीं बनना चाहते हैं, आप कहते हैं हम रिमोट से चलाएंगे। रिमोट की बात है सर जी, टीवी पड़ा है, हम यहाँ पर बैठा है, रिमोट से अगर चेंज होता है तो अच्छी बात है भाई, दूर से चेंज हो जाता है। वहाँ उसके पास जाएंगे और उसकी स्विच दबाएंगे और चेंज होता है तो उसमें दिक्कत होगी वहाँ से खड़े होने की। हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हमने कठपुतली बिठा रखी है, वो रिमोट से चलेगी। गलत काम करेगी तो उसका, अच्छा काम करेगी तो हमारा।
लोकतंत्र में रिमोट का मतलब ये है, क्यों हार्दिक पटेल में इतनी हिम्मत नहीं है नहीं है राजनीति कि वो सामने आके कहता कि आप लोगों के लिए मैं ये काम करूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। इतनी हिम्मत हार्दिक पटेल क्यों नहीं जुटा पा रहा? मैं इसी हिम्मत से तो अभी इन सब लोगों को एकजुट कर पाया हूँ। फिर रिमोट से इस मंच पर 22 साल का लड़का कोई अभी तक नहीं आया होगा, शायद अगर आया होता तो आया होगा, लेकिन हम बोलते हैं कि हम डरते नहीं है। लेकिन सही तौर पर ये राजनीति हिंदुस्तान की है, चाहे अच्छे से अच्छा आदमी हो जाए वहाँ जाकर बुरा बन जाता है। रिमोट का मतलब होता है कि हम सत्ता चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो सत्ता के साथ आती है वो नहीं चाहते हैं। आप ऐसी क्यों बात करना चाहते हैं और जिम्मेदारी नहीं चाहते हैं? नहीं, जिम्मेदारी उन लोगों को सौंपना चाहते हैं जो लोग वहां जाकर दूसरों के लिए जिम्मेदारी बन जाते हैं, पर्दे के पीछे से खेलना चाहते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ अभी वही तो स्थिति है। आपके 7 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, 42 MLA हैं, इससे ज्यादा पटेलों का प्रतिनिधित्व क्या होगा सर? बिहार इसके बाद भी अगर नहीं हो, कल आपने जिन लोगों को भेजा वो भी वैसे ही हो गए तो क्या करेंगे? मैं वही बात कर रहा हूँ कि सर बिहार में जो मुख्यमंत्री है वो हमारे समुदाय से, वहाँ पर हमारे बहुत सारे विधायक है, तो हम गुजरात की बात क्यों कर रहे हैं कि गुजरात में 8 मिनिस्टर है, एक उनका CM उनका है, HM उनका है, इतने सारे विधायक है। वो तो यूपी बिहार में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, केरला में भी है। चिरंजीवी हमारे समाज से है, वो पवन है जो एक्टर है वो भी हमारे समाज से, सब लोग हमारे समाज से। हम गुजरात की बात राजनीति की इसलिए कर रहे हैं साहब जी कि मुझे राजनीति में कोई शौक ही नहीं है, मुझे सही करना है, और वो बिना राजनीति हो सकता है, ये बिना राजनीति हो सकता है। ये कौन कर रहा है? इतना आपने सारे एक्टर अपनी तरफ जोड़ लिए अच्छे, सारे मुख्यमंत्री जोड़ लिए अच्छे, ये कौन कर रहा है आपका काम? है हमारे समुदाय से, तो नाम लेना चाहिए। ये जो वायलेंस हुआ, हिंसा हुई, उसमें तकरीबन 48 घंटे में 25,000 करोड़ का स्टेट का नुकसान हुआ है। 1800 से ऊपर बिल्डिंग गई हैं, 600 से ज़्यादा बसों को नुकसान हुआ है, इमारतों को, गरीब के स्कूल टूटे हैं, वहाँ पर नुकसान हुआ है। लेकिन किसी पटेल का स्कूल या कॉलेज, और यहाँ पर बहुत से चलाते हैं, एक नहीं बहुत, लेकिन उनके नुकसान नहीं हुए। समाज को वर्ग विग्रह की तरफ ले जाकर के और ये चीज़ खड़ा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक्चुअली सर वर्ग विग्रह की बात कही, उसके लिए मैं पहले क्लियरिफिकेशन कर देता हूँ। तीसरी रैली हमारी विसनगर में हुई थी और उस दौरान कुछ असामाजिक लोगों ने वहाँ पर एक गाड़ी को जला दिया था। जब बाद में पता चला वो गाड़ी किसकी थी मालूम है आपको साहब जी? वो वहाँ महिसाणा जिला बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट किसी ठाकुर भाई की थी, और गवर्नमेंट पटेल और ठाकुर भाई को दोनों को आपस में बवाल करने के लिए उकसा रही थी। हम नहीं उकसे, ठाकुर भाई नहीं उकसे, और हम सब साथ मिलकर उस मामले को वहीं पर दबा दिया। मतलब हम वर्ग विग्रह नहीं चाहते। 35 किस्से शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक वायलेंस के अहमदाबाद में हुए। एग्जैक्टली हुए। बात ये कही जा रही है कि वायलेंस जो है वो आप लोगों के ऊपर या लोगों के ऊपर जो अटैक हुआ उससे शुरू हुआ। वो जो कुछ हुआ वो तो 8 बजे के बाद की बात है। ये 35 किस्से जो इस पीरियड में हुए वो कैसे हुए? एग्जैक्टली जहाँ पर वाड़ज के पास से जब रैली निकली तो IB का रिपोर्ट ये था कि वाड़ज के आसपास कुछ बवाल होगी, ये बोला गया था। और उसी दौरान जब वहाँ से निकली तो कहीं से भी, हम किसी समुदाय का नाम नहीं लेते क्योंकि हम सबको भाई मानते हैं और आज भी मानेंगे और आज से 20 साल बाद भी मानेंगे। वहाँ से पत्थर फेंके गए थे और बच्चों ने बोला था पुलिस वालों को, और पुलिस वालों ने तुरंत मारना शुरू किया था साहब जी उस वक्त। आपके मंच से आपके साथी ने ये कहा कि पटेल लोगों को हिंदुस्तान में जब नौकरी नहीं मिलती तो परेशान होकर अमेरिका चले जाके बिजनेस करते हैं, और आप ही का जो कहना बात है कि आरक्षण 60 साल चला, लेकिन 60 साल के बावजूद जो कीर्ति भाई ने कहा, एक बड़े नॉवेलिस्ट, उनको एक पटेल की कॉलोनी में जगह नहीं मिलता, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि ये होता था, जो पिछले आपकी उम्र के जब लोग थे उनकी सोच आज भी है। हम उनसे बात नहीं करते, हम हमारी बात कर रहे हैं। हमारी सोच ऐसी है ही नहीं, हमारी सोच है ही नहीं सर जी। और आप अमेरिका की बात करते हो तो अमेरिका जो चल बसा है, जो जाए वहाँ पर गया है, इतने तो सर गरीब नहीं है कि पासपोर्ट ना बना ले और अमेरिका ना जा बसे।
सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका की जब डायरी निकलती है कि टेलीफोन पटेल मगनभाई, छगनभाई, पटेल कांतिभाई, अमृतभाई, उनके नंबर निकलते हैं, पटेल लोगों को नंबर निकल, वो उनकी मेहनत से निकले हुए हैं। उन्होंने खून पसीना बहाया ही यहाँ के ज़मीनों पर। कभी हाथ में बंदूक लेते हैं, कभी रिवॉल्वर देते हैं, ऐसे पोज में आपका शौक है हथियार रखना या आप लोगों को डराते हैं? नहीं, हथियार रखना मेरा शौक है और मुझे तो गर्व होता है यार, मैं तो बंदूक रखता हूँ और लोग बात कर रहे हैं। पापा भी खुश हो गए यार, मेरी बंदूक किसी ने नहीं देखी, आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इतना बड़ा एजिटेशन चल रहा है, उसका फंडिंग आपको कहाँ से मिलता है? अमेरिका से मिलता है या गुजरात के ही लोग सपोर्ट करते हैं? कहाँ से मिलता है? जो हमारे 5 या 10% लोग जो अमीर है ना, हम उनसे ही लेते हैं फंड। जो 85% वाला, जो 85% लोग उसी के दौरान बन पाए, इसलिए हम उनसे फंड लेते हैं। बीजेपी के नेता भी देते हैं आपको फंड? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। और सच बताऊँ तो कई लोगों, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और कुछ बीजेपी के साथ जुड़े हो लोग, बहुत लोगों ने बोला यार पैसे ले जाओ, आंदोलन मजबूत बना दो, लेकिन आज तक मेरी फ़ोन की एक अगर लिस्ट निकाल दो साहब जी, तो किसी के पास हमने आज तक पैसा नहीं मांगा। वो कांग्रेस की सभा में सब 5,000 लोग आते, बीजेपी की सभा में सारे पूरे गुजरात की बसें वहाँ लग जाती है, 10,000 लोग आते हैं, ये होता है। और हमारी सभा में सब रात को 2:30 बजे पूरा ग्राउंड खिंचोखिंच हो गया था और सब लोग अपने अपने तरीके से आए थे। आप ये देखो, अहमदाबाद में 12 से 13 जगहों पर कैंप रखा हुआ था, अच्छे अच्छे लोग हैं, 3-3 लाख लोगों को खाना खिलाया था और हमने कहा था कि किसी के पास से 2,000 से ज़्यादा नहीं लेना हमें। क्या आपको लगता है हार्दिक कि एक जो बात आप सीधी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हैं, नहीं आते दिखाई देते हैं, वो इसलिए भी है क्योंकि अगर आज आप ये कहते हैं कि हाँ मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, तो बहुत सारे लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो समझेंगे कि ये सिर्फ अपनी बात करना चाहता है, अपने लिए बनना चाहता है, इसलिए कर रहा है। ये हो सकता है, लेकिन सर जी आप मुझे वहीं पर घुमा घुमा कर ला रहे कि तुम्हें, मुझे नहीं बनना सीएम। हार्दिक भाई, आपने एक बात कही कि कमल नहीं खिलेगा, लेकिन आपने 12% पाटीदारों को 54% ओबीसी के सामने खड़ा कर दिया, तो ये तो आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं सीधे सीधे। वो तो कि 54% को आपने बीजेपी की तरफ खड़ा कर दिया। और आपकी राजनीतिक परीक्षा अभी होने वाली है, लोकल बॉडी के चुनाव आएंगे, आप किसके साथ होंगे? मैं हमारे हक की बात करेगा उसी के साथ। नहीं, अब तो आपको पता चल गया, बहुत जल्दी होने वाले हैं, उसमें कोई 2-4 साल नहीं है। मैं बोलूँगा और ये हो जाएगा तो नहीं हो सकता। आप चाहोगे या मुझे किस में वोट करना है वो आपकी जिम्मेदारी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी माँ बहनों को बुला हुआ शब्द, किसी के पीठ पर लगी हुई जो लाठी की चोट, कोई नहीं भूलेगा। अगला दौर है रैपिड फायर का। देखते हैं हार्दिक पटेल जो अब तक साफगोई से जवाब दे रहे हैं, रैपिड फायर के 5 सवालों में से कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं। गुजरात का अगला मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं, आनंदीबेन पटेल या अमित शाह? और ये दौर है रैपिड फायर का। इसमें हम पूछेंगे आपसे 5 सवाल, हर सवाल के साथ मैं आपको 2 जवाब दूंगा, उनमें से एक चुनना है, अपनी गोली नहीं चलानी है। पर ये एक ऐसा दौर है जिसमें आपको लगे कि इस सवाल का जवाब नहीं देना तो आप कहेंगे कि मुझे ये जवाब नहीं देना। एक और बात बता दूं कि अगर 5 में से आप 3 सही जवाब देते हैं तो एबीपी न्यूज़ की तरफ से मैं आपको ये गिफ्ट हैम्पर देने वाला हूँ। क्या रखा उसमें? हाँ देखिए, ये आप अगर जीतेंगे तभी पता कर पाएंगे। तो आपसे पहला सवाल है, गुजरात का अगला मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं, आनंदीबेन पटेल या अमित शाह? नहीं देना जवाब। मेरा दूसरा सवाल है, गुजरात के अच्छे सीएम कौन थे, नरेंद्र मोदी या केशुभाई पटेल? केशुभाई पटेल। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? अच्छा किया था। और नरेंद्र मोदी? केशुभाई ने अच्छा किया था। मैंने सोचा आप इसको भी छोड़ने वाले हैं। हमारा तीसरा सवाल, हार्दिक पटेल के पीछे कौन खड़ा है, बीजेपी या कांग्रेस? 27 करोड़ कुर्मी पाटीदार। 2 ऑप्शन आपके पास हैं, बीजेपी या कांग्रेस। कोई नहीं। तो आप ये सवाल भी छोड़ रहे हैं? हाँ। मतलब 3 में से 2 सवाल आपने छोड़ दिए हैं, 2 सवाल बचे हुए हैं। हार्दिक पटेल सीधे राजनीति में आएंगे या रिमोट से राजनीति चलाएंगे? नहीं देना जवाब। पर आप तो कहते रहे कि आप रिमोट से चलाएंगे। हाँ, जिम्मेदारी से चलाएंगे। रिमोट से चलाने की तो हम बात ही करें, लेकिन जिम्मेदारी से चलाएंगे। जो आपने कह दिया जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो अब हम वही करेंगे, जिम्मेदारी से चलाएंगे। तो मतलब
प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये फायदा हो गया कि अब आप रिमोट से हटकर जिम्मेदारी पर आ गए हैं। अच्छी बात। आपके दिल के करीब कौन है, लेउआ पटेल या कड़ुआ पटेल? यार तीसरा ऑप्शन दे दो। दो ऑप्शन है आपके पास? नहीं, दोनों है हमारे पास, इसके जवाब नहीं होते सर जी। दोनों है हमारे पास और बहुत ही बड़े संकट में डाल दिया आपने। हम तो लोग उसकी संतान है, दोनों हमारे भाई है, दोनों हमारे बाप है, दोनों हमारे साथ है। चलिए, आपने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया। मैं उम्मीद कर रहा था आप ज़्यादा सवाल का जवाब देंगे, लेकिन हम पहली बार अहमदाबाद में किसी का इंटरव्यू करने आए हैं, इसलिए फिर भी मैं आपको ये गिफ्ट हैम्पर देता हूँ। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर है कि हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि वो अब आगे से रिमोट से राजनीति की बजाय जिम्मेदारी से राजनीति की बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते हमारे साथ होंगे एक और खास मेहमान। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़।